हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने वाले हैं अपना 5वां टेस्ट। इससे पहले हमने 4 टेस्ट कंप्लीट करे हैं और जैसे कि आपको पता है ये आपकी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम 4 सेट कर चुके हैं और आज हम 5वें सेट पर हैं। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टीजीटी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने 2021 का, 2019, 2013 और 2011 का पेपर सॉल्व कर लिया है और आज हम करने वाले हैं 2010 का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करें, चलिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सभाओं के बारे में कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, हम सबको पता है कि दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो इनको इनसे मिला देते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार से जुड़े हुए थे और राजा राम मोहन राय जो हैं वो, अब बताइए, ब्रह्म समाज लगाएंगे या फिर तत्वबोधिनी सभा लगाएंगे? तो राजा राम मोहन राय की तत्वबोधिनी सभा है और देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमने सही लगाया है कि नहीं। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। राजा राम मोहन राय की, हाँ सही तो है, तत्वबोधिनी सभा है, देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है और खान अब्दुल गफ्फार खां का खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो भाई भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय माना जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। सैंडल सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि स्थानों से सैंडल सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसके प्रमुख स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल आदि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग की बात करें तो मानव मचान में रहता था, कंदरा में रहता था, झोपड़ी में रहता था। तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या है? राइट है। ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इस काल का मानव मचान, कंदरा और झोपड़ी में निवास करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करते हैं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महाभाष्य किसकी है, कुमार संभव किसकी है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो भाई अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके चाणक्य, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, कुमार संभव के लेखक हैं कालिदास और महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, महाभाष्य है पतंजलि का, कुमार संभव है कालिदास का, अष्टाध्यायी है पाणिनि की और अर्थशास्त्र है चाणक्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का ज्ञान प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का गान और प्रचार किया। कृष्ण भक्ति का गान वल्लभाचार्य ने प्रचार किया। वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभ
माधवाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग दर्शन रखा है। इन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गान कर अपने पुष्टि मार्ग का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्य मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है और ये मूलतः अनीश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ये मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है, शायर ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? शायर ने अपनी वेदों पर अपनी टीका जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। वेदों पर अपनी टीका शायर ने संस्कृत भाषा में लिखी। समस्त दक्षिण भारत में अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत थी। सर्वसाधारण में स्थानीय तेलुगु, कन्नड़ और तमिल का प्रचार प्रसार था। बुक्का प्रथम के समय वैदिक साहित्य संस्कृत के अध्यापन में विशेष प्रगति हुई। इसके समय में माधवाचार्य, विद्यारण्य तथा इसके भाई शायण जैसे विद्वान ने वैदिक ग्रंथों पर स्वतंत्र रूप से भाष्य टीका तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये आपका सोमनाथ स्थान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नालंदा आपका संबंधित है, सारनाथ संबंधित है और बोधगया संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध को बोधगया में 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जबकि सोमनाथ शिव मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने करी। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है और इस रचना में कुल 7 अंक हैं, जिनमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, कर्ण ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के मिलन वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता एवं कथनीयता के साथ किया गया है। और इसके अतिरिक्त कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभव आदि की भी रचना की है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, जो कि आधुनिक रुम्मन देव अथवा रुमिन देह नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया। बात करते हैं बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। कनिष्क के राजकवि हैं अश्वघोष। ठीक है, तो कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे और उसने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार की रचना करी है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, मातृचेट और संगरच शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब शुरू हुआ? तो शक संवत जो है 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो फक्सुअन, ओलेंडेनबर्ग, थॉमस बैनर्जी, हेमचंद्र राय चौधरी जैसे कुछ विद्वान कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं और उनके अनुसार कनिष्क 78 ईस्वी से शक संवत का प्रवर्तक था। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं भवभूति। भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना करी। भवभूति का आविर्भाव 700 ईस्वी के लगभग हुआ। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मा के दरबार में निवास करते थे। भवभूति ने 3 नाटक उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित लिखे थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ नाटक उत्तर रामचरित था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान था कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र कन्नौज था और इसका एक नाम महोदय भी मिलता है। कन्नौज की महत्ता 7वीं शताब्दी ईस्वी से बढ़ी। पहले ये मौखरिक वंश की राजधानी थी और फिर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद
कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस समय से कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया और ये महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। कादम्बरी में बाणभट्ट ने हर्ष के काल का वर्णन किया है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया। संभवतः 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र में उपस्थित हुआ। भारत में रहकर इसने जो देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगस्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो ये बनवाए थे पल्लवों ने। पल्लवों ने महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर बनवाए। मामल्ल शैली की महत्वपूर्ण रचना रथ अथवा एकाश्मक मंदिर है जो महाबलीपुरम में बनाए गए। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन के समय प्रारंभ हुई। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी, ग्रामदेवी रथ तथा वलैंकुट्टे रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा और धर्मराज सबसे बड़ा है। इन रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा गया। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया है सोलंकियों ने। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इसकी राजधानी अहिंदलवाड़ थी। इसी वंश के भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और ये पूर्णतः किसने कराया? विमल ने। ठीक है, और ये पूर्णतः संगमरमर में बनाया गया है। नेक्स्ट है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो कुमार देवी जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, कुमार देवी जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुछ अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना थी। इसी नगर में गंगा एवं सोन नदी का संगम है। हर्यक वंश के शासक उदयन की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो गुप्त शासक रामगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, लेकिन देवगुप्त प्रथम गुप्त शासक नहीं है। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ जो श्रीगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 350 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के 350 से 375 ईस्वी तक दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना लिखी। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक रामगुप्त हुआ जो अल्पकालीन शासक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लगभग 375 से 415 ईस्वी विक्रमांक परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करी। देवगुप्त उत्तरकालीन गुप्त वंश का शासक था तथा इसने मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। देवगुप्त हर्ष का प्रतिद्वंदी और बंगाल के गौड़ नरेश शशांक का मित्र था। अश्वघोष का संबंध था। तो अश्वघोष का संबंध किससे है? कुषाण से। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल साहित्य की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध था और ये विद्या का उदार संरक्षक था तथा उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष का नाम सर्वप्रमुख था। वे कनिष्क के राजकवि थे। उनकी 3 प्रमुख रचना बुद्धचरित्र, शारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद है। कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई चतुर्बौद्ध समिति के समय वसुमित्र अध्यक्ष एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में था। इसकी राजधानी मान्यखेड़ वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय इत्यादि। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो यहाँ बात हो रही है चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। संलेखना पद्धति से इसने संन्यास लिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपनी योग्यता के बल पर वह एक सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंच गया। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में वो जैन हो गया तथा जैन संत भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी और ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण इसे वातापी अथवा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का शक्तिशाली शासक हुआ। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, ठीक है। अपराजित वर्मन कांची के पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। 885 ईस्वी के लगभग उसने गंग नरेश पृथ्वीपति तथा चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता से पांडव वंशी शासक वरगुण द्वितीय को श्री पुरबियम के युद्ध में पराजित किया। 903 के लगभग उसके मित्र चोल नरेश आदित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दिया और तोंड मंडलम का स्वामी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्तकाल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्तकाल में सबसे अधिक विकास हुआ है पौराणिक धर्म का। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्तकाल में हुई और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। वो पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में सफल हुआ। उसने शरीयत के संबंध में काजी मुगिश से कहा था कि मौलाना मुगिश, ना मुझे ज्ञान है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, तब भी मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे। उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसा आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के लिए अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि शरा उनकी आज्ञा प्रदान करता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया। 1333 में उसने भारत में प्रवेश किया और वो 14 वर्ष तक भारत में रहा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 वर्ष तक भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिसने पद पर 10 वर्ष तक शासन किया। इब्न बतूता ने अपने विदेश यात्रा का विवरण रेहला नामक ग्रंथ में लिखा है और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्काने चहलगानी। तो तुर्काने चहलगानी कौन थे? 40 तुर्क अमीरों का समूह था और ये इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। तुर्काने चिहालगानी 40 तुर्क अमीरों का समूह था। आरंभ में कुछ कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन के समय के सरदार और मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वो कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास न कर सका। इस कारण उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्काने चेलगानी के नाम से विख्यात हुआ। ये गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे जिन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया। विशेष तथ्य इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। एकता प्रणाली सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? तो ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी। अलाउद्दीन ने ऐसा परिवर्तन इसलिए किया कि सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तन ना कर सके और एक ही घोड़ों को बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत ना किया जा सके। इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई। दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान ने उस समय तक इन कार्यों को अपनी सेना में शुरू नहीं किया था। विशेष तथ्य ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किया। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की गई। दक्षिण भारत का विजय सल्तनत काल में अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुझके जहांगीरी किसने लिखी है? तो तुझके जहांगीरी लिखी है जहांगीर ने। तुझके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखित है और ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसने लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मोतमिद खां को सौंप दिया, जिसने उसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा सीकरी जमा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा ज़मीन से 176 फीट ऊंचा है। 1601 में असीरगढ़ विजय के बाद उसकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों की स्मृति का रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, मनसब क्या था? तो मनसब जो है वो ओहदा था। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद या ओहदा है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जिस अधिकारी के अंतर्गत सवार होते थे वो सरखेल कहलाता था और 1000 घुड़सवारों का नेता अमीर और 10,000 घुड़सवारों का नेता मलिक कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। ठीक है, राजा सवाई जयसिंह जयपुर शहर के संस्थापक थे और इनको सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखशिह ने दी थी। जयसिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक थे, परंतु इससे अधिक वो विज्ञान प्रेमी थे। इन्होंने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना करी। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ये मुगल के नाम से जाना जाता था। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। मुगल शब्द लैटिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वो पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था, लेकिन अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत की विजय प्रारंभ करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। इसमें अकबर की विजय हुई और आँख में तीर लगने के कारण हेमू की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख जो है वो राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। गोविंद सिंह तेग बहादुर सिंह के एकमात्र पुत्र थे। बिहार के पटना में 1666 में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो
बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब मुग़ल शासक बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन रहे हैं और इनका जन्म 1797 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असद उल्ला खां था। इनको पहले असद नाम से जाना जाता था, फिर गालिब के नाम से जाने गए। ये उर्दू और फ़ारसी भाषा के एक महान शायर थे जो बहादुर शाह सेकंड के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अकबर के समय पर विलियम हॉकिंस नहीं आया था। जहांगीर के समय पर रॉल्फ फिच भी नहीं था। शाहजहाँ के समय पे टॉमस रॉबिन। औरंगजेब के समय पर मनुची था। ठीक है, तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। मनुची मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो भाई ये सासाराम में है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था और इसका जन्म 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर नन्नौल में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतते समय 1542 में हुई थी। इसका मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो भाई फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये एक आयताकार भवन है। इसकी लंबाई 320 फीट और चौड़ाई 215 फीट है तथा ऊंचाई 32 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने 17 मई 1498 में आशा अंतरिप होते हुए भारत के कालीकट समुद्र तट के किनारे उतरा। वो पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया और कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन तथा बरवेल सदस्य थे। इस एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में केवल निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकता था। फिलिप फ्रांसिस और वॉरेन हेस्टिंग का आपसी मतभेद काफ़ी दिन तक चला, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय उसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और गवर्नर टॉमस स्मिथ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 में सिपाही विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले सूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई।
10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है भाई? तो पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। जायसी का वास्तविक नाम मलिक मोहम्मद और अवध में स्थित जायश नामक ग्राम में उत्पन्न 1493 में होने के कारण जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो वो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो 1856 में पास हुआ था। कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था और इसी के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मुगल सेनापति शाइस्ता खां असम जैसे पूर्वोत्तर मार्गों पर विजय प्राप्त करी और जब औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तब उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असमियों पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। नवंबर 1661 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को जीत लिया, असम के पूर्वी और मध्य भाग पर अधिकार कर लिया। 1662 में गुड़गांव के राजा को परास्त करके उसकी राजधानी को जीत लिया और इस प्रकार मुगलों की सत्ता को असम में स्थापित कर दिया। 10 अप्रैल 1663 को बीमारी से मीर जुमला की मृत्यु हो गई और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुगलों को यहाँ शासन करने में हमेशा परेशानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1925 में कानपुर में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार आरंभ किए गए विभिन्न आंदोलनों के रणनीति से प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने गांधी जी की प्रशंसा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो भाई महात्मा गांधी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी। ठीक है। और बाकी की तो मुझे पता नहीं, नीचे देख लेते हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं बसंती देवी हैं, लाला लाजपत राय राधा देवी हैं, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी हैं, मोतीलाल नेहरू की हैं स्वरूप रानी। कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कानपुर से भाई नाना साहब लड़ रहे थे, झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, ग्वालियर से तात्या टोपे लड़ रहे थे, लेकिन इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं लड़ रहे थे। इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था? मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे। कुंवर सिंह जो है वो बिहार से लड़ रहे थे। ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। तो आंसर सही है, इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे और कुंवर सिंह बिहार से। नेक्स्ट है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भाई ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जब एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, यहाँ पर बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित? ये क्वेश्चन कर लिया 4 फरवरी 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है 16 संस्थानों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर हुआ था? तो 11वां था। ठीक है। अभी मैं इसे थोड़ा सा तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण लिखी है, तो रामायण किसने लिखी है? रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ ज़रूरी है। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में करी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ठीक। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है 1905 में और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो हर्ष ने नालंदा को संरक्षण प्रदान किया था। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश। मिलते हैं कल। अभी थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैंने फटाफट करा लिया। तो कल हम अपना नेक्स्ट सेट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।